आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। होली के मौके पर अपने गांव सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में फूलों की जमकर होली खेली। सुबह से दोपहर तक फाग का आयोजन भी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी फाग गाया। होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के जनपदों से लोग पहुंचे थे। होली की शुरुआत अखिलेश यादव ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पूजा के साथ की। इस दौरान कुछ लोगों के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की यादों में आंसू भी दिखाई दिए। डिम्पल यादव भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची और पूजा अर्चना की। हर साल की तरह इस साल भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होली का त्योहार सैफई में मनाया। आज सोमवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, बदायूं लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव, आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सहित पूरे परिवार ने होली खेली और आखत डाले। सैफई आवास परिसर में फूलों की होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। फूलों की होली के लिए कानपुर से 20 कुंतल गुलाब और गेंदे के फूल मंगाए गए थे। प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को भी अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। अखिलेश भैया हमारे, अखिलेश भैया हमारे, अखिलेश भैया हमारे, जो विकास की गंगा बहाते हैं, जो विकास की गंगा बहाते हैं, वो है सपा वाले अखिलेश भैया हमारे। वंदना करते हुए आज होली मिलन के समारोह में हम सबके युवाओं की दिलों की धड़कन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पैर छूकर उनका स्वागत करता हूं और इस देश के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव और बहुत सम्मानित प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को प्रणाम करते हुए हम सबके इस देश के बहुत बहुत सम्मानित नेता चाचा शिवपाल जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए एवं इस मंच पर सभी लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ और यहाँ पर उमड़ा हुआ जनसैलाब हमारी सम्मानित जनता अब की बार और हमारे माननीय मैनपुरी लोकसभा की प्रत्याशी सांसद डिम्पल यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इटावा जिले की जनता, सम्मानित जनता, मैं सभी लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। इटावा जिले की सभी लोगों ने ठान लिया है अब की बार नेताजी के चरणों में इटावा की सीट जीत करके नेताजी के चरणों में उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये इटावा
लोकसभा की सीट नेताजी की है, ये 11 लोकसभा की सीट माननीय अखिलेश जी की है। इसलिए हम सब लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। अब की बार इटावा की सीट माननीय नेताजी के नाम से हमको जिता देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई, जैसा कि ने अपनी वोट से अपील करी, रोहन शेख साहब जी थोड़ा सा करने वाले हो। हेलो, सूरज निकला, समाज से सूरज निकला और दिन भी ढलता जाए और बेकरारी है मिलन की अपने भैया से और जनता से आए। ऐतिहासिक पर्व, लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ये तो हमारे मंच पर हमारी मैनपुरी की प्रत्याशी जिन्होंने पिछले बार 3 लाख करोड़ सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया था, हमारे बीच मौजूद है। लेकिन उनकी तरफ से आप सबसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए होली के मौके पर। पिछले बार 3 लाख कम से कम 4 लाख करोड़ जिताइए। मैं चाहूंगा कि अब आदरणीय श्री राम सिंह साहब के मेरे बीच मौजूद है, वो भी होली पर आके अपना आशीर्वाद देते हैं। होली के अवसर पर पधारे हमारे सभी साथियों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को चरण वंदना करते हुए आज होली मिलन के समारोह में हम सबके युवाओं की दिलों की धड़कन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पैर छूकर उनका स्वागत करता हूं और इस देश के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव बहुत बहुत सम्मानित प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को प्रणाम करते हुए हम सबके इस देश के बहुत बहुत सम्मानित नेता चाचा शिवपाल जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए एवं इस मंच पर सभी लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ और यहाँ पर उमड़ा हुआ जनसैलाब हमारी सम्मानित जनता अब की बार और हमारे माननीय मैनपुरी लोकसभा की प्रत्याशी सांसद डिम्पल यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इटावा जिले की जनता, सम्मानित जनता, मैं सभी लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। इटावा जिले की
सभी लोगों ने ठान लिया है। अब की बार नेताजी के चरणों में इटावा की सीट जीत करके नेताजी के चरणों में उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये इटावा लोकसभा की सीट नेताजी की है। ये इटावा लोकसभा की सीट माननीय अखिलेश जी की है। इसलिए हम सब लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। अब की बार इटावा की सीट माननीय नेताजी के नाम से उनको जिता देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चुनाव में जितना उत्साह आता है उतना ही उत्साह में आज होना चाहिए। मैं इस बीच में काम करता हूं। ये तो हमारे मंच पर हमारी मैनपुरी की प्रत्याशी जिन्होंने पिछले बार 3 लाख करोड़ सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया था, हमारे बीच मौजूद है। लेकिन उनकी तरफ से आप सबसे कहते हैं आशीर्वाद दीजिए होली के मौके पर। पिछले बार 3 लाख कम से कम 4 लाख करोड़ जिताइए। मैं चाहूंगा कि अब आदरणीय श्री राम सिंह साहब के घर की मौजूद है, वो भी होली बना के अपना आशीर्वाद देते हैं। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, विधायक राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साथी जी, पूर्व MLC सुभाष यादव जी और पार्टी के हमारे सभी समाजवादी पार्टी के संगठन के नेता अशोक यादव जी से लेकर के यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और दूर दूर से चल करके आए सभी हमारे समाजवादी साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबको होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ये त्योहार जहाँ रंगों को लेकर के आया है, खुशी मनाने का हमें और सबको मौका दे रहा है, वहीं मिठाई और गले मिलने का जो मौका दे रहा है हमें त्योहार, वहीं आज त्योहार के दिन हम लोग संकल्प लें और ये त्योहार हमें प्रेरणा भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ते रहना है। मुझे उम्मीद है
कि जो आने वाला चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये केवल 2024 का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का भी चुनाव है। और देश के भविष्य के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जिस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। और इस संविधान मंथन में एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान को खत्म करके संविधान के रक्षक बन करके आए। इसलिए ये चुनाव जहां भविष्य का है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। बीजेपी हटेगी तो हमारा संविधान और लोकतंत्र दोनों बचने का काम होगा। इसलिए 24 का केवल चुनाव लोकसभा का नहीं है, बल्कि हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। अभी आपको हमने तेजेंद्र बिट साहब को सुना। ये तेजेंद्र बिट जी वही हैं जो बार बार बच गए, जिनकी जान लेनी होती। हमने देखा था लखीमपुर में किस तरीके से सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। उस आंदोलन का नेतृत्व जहां किसान नेता कर रहे थे, वहीं तेजेंद्र बिट भी थे। वो अगर तस्वीर देखोगे तो आपको याद होगा, यही किसानों का आंदोलन उसका नेतृत्व कर रहे थे। और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्हीं पे आरोप है, उन्हीं के बेटे ने लेकर के गाड़ी चढ़ाने का काम किया था, जिसमें कई लोगों की जान गई। सबसे पहले थार इन्हीं से टकराई थी। भगवान की कृपा है कि इनकी जान बच गई, लेकिन बहुत सारे इनके साथी नहीं बचे। और याद होगा आपको, दिल्ली में जब किसानों ने आंदोलन किया 2022 के चुनाव से पहले, लगभग 1000 किसान शहीद हो गया, उसकी जान चली गई, लेकिन सरकार अभी भी एमएसपी स्वीकार नहीं कर रही। ये केवल एमएसपी नहीं है, एमएसपी के साथ साथ हमारे किसानों का ये सम्मान भी है, जो एमएसपी के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के दिलाना चाहते हैं। एमएसपी कोई कीमत नहीं है, किसानों के मान सम्मान दिलाने का काम उनकी मेहनत, उसका परिश्रम, उसके लिए सम्मान देने का काम है। जहाँ हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ये बहुरंगी और रंगों का त्योहार, कई लोगों को रंग नहीं पसंद है, उन्हें केवल एक रंग पसंद है। लेकिन हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब बहुरंगी होगा, इसलिए ये चुनाव हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आप इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नेताजी ने जिस विचारधारा को हमें और आपको दिया है, जिस ऊंचाई तक नेताजी विचारधारा को लेकर गए हैं, हमारी सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है इस विचारधारा को और ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। हम लोग 34, 35, 36% तक पहुंच गए वोट पाने में, लेकिन अगर आपका प्रयास मेहनत और हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी का भी मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, वो पढ़ने वाला वोट 51% पाना चाहती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है, वो पढ़ने वाला वोट 51% से ज्यादा पाना चाहती है। इससे हमारे कार्यकर्ता और बूथ और जमीन पे जो साथी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बूथ जिताएं, अपने बूथ को बचाएं और
वोट डालने से लेकर के वोट पड़वाने तक हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। हमें आपको जो अधिकार मिले सब छीन लिए जाएंगे। ये धीरे धीरे पता लगेगा कि अधिकार कैसे छीने गए। ये नौजवान तो महसूस कर रहे होंगे, इनके हाथ में न रोजगार है न नौकरी है, और इस सरकार में कोई परीक्षा नहीं बची जो लीक न हुई हो। हर पेपर लीक हुआ और एक परीक्षा लीक नहीं हुई। एक नहीं लीक हुई, न 2, न 3, न 4, न 5 परीक्षाएं, न 6, न 7 परीक्षाएं, 8 और 9, 10 तक परीक्षाएं लीक हुई हैं। और ये परीक्षा अपने आप लीक हो रही, पेपर अपने आप लीक नहीं हो रहे। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करा दिया, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। और केवल सवाल नौकरी का नहीं है, नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी देंगे तो आरक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ करके ये पेपर लीक कर रहे हैं। हमने इन लोगों को गणित बताया, जो नौजवान नाराज है पेपर लीक से और नौकरी न पाने से, तो अगर हम उनकी गिनती कर लें तो 60 लाख है। आपने हमने अखबारों में पढ़ा होगा, गन्नौज का एक नौजवान ब्रजेश पाल, जब से नौकरी नहीं मिली तो उसने अपनी डिग्री जला दी। उसने डिग्री जलाते हुए पत्र में लिखा कि जो डिग्री हमें नौकरी नहीं दिला सकती उस डिग्री का क्या हम करें। उसने डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। परीक्षा कैंसिल हुई, आपको याद होगा फिरोजाबाद से एक बेटी ने आत्महत्या कर दी। शिक्षा मित्र यहाँ अगर होंगे वो जानते होंगे, गांव में उनके लगभग 5000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने गणित बताया बीजेपी को, उसका जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि अगर 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं केवल पेपर लीक और परीक्षा से, और उनके परिवार के अगर हम माँ बाप को ही केवल जोड़ दें, अगर 3 सदस्य वो जोड़ दें केवल एक परिवार के जो नौकरी से प्रभावित हुए, तो 3 गुणा 60 लाख तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो 2,25,000 वोट इनका कम हो रहा है लोकसभा में। इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हो तो बता दें, कोई अगर जवाब हो इसका तो बता दें। और जो चरम सीमा पर महंगाई है और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान जिस देश की आत्महत्या कर रहे हो, तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा। हमारे प्रधानों से अगर पैसा न वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी न हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की इन्होंने। तो 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर ले, नौजवान को नौकरी न हो, उद्योग कारखाने न लग पा रहे हों, और कितना बड़ा सपना दिखाया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कि यहाँ कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अगर एक भी उद्योग कारखाना लगाओ तो बता दें। हमें सूचना मिलती है कई बार कि ये लोग एक्सप्रेस वे के किनारे कभी कभी नाप लेते हैं जगह कि कारखाना आने वाला है। इनकी सरकार में कारखाने उत्तर प्रदेश से वैसे ही भाग गए जैसे एक्सप्रेस वे पर रफ्तार से गाड़ी चली जाती है। और सच्चाई ये है, जो कारखाने उत्तर प्रदेश को लगने थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, गुजरात में जाकर के लग गए। अभी बजट में मैंने जब सुना भारतीय जनता पार्टी का भाषण, तो उन्होंने कहा कि हम सेमी कंडक्टर की कारखाना लगाना चाहते हैं। सेमी कंडक्टर, और दुनिया का बड़ा कारखाना लगाना चाहते हैं। वो कारखाना आपके यहाँ नहीं लगा, वो जाकर के गुजरात में लग गया। इसलिए
सब कुछ वही जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ कहां गए सबसे ज्यादा? ये चंदा नहीं है, चंदा तो अपने आप खुश होकर लोग देते हैं। लोग आपका सहयोग करते हैं उसको चंदा बोलते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं उसे चंदा बोलते हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जो वसूला जाता है वो चंदा कभी नहीं हो सकता, वो वसूली है। और बताओ सबसे ज्यादा वसूली किसने की? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आए, जो बने, वो सबसे ज्यादा किसके पास पहुंच गए? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उनका बाजा बजा है, बैंड बजा है, उसके बाद तो वो ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कभी कोई सोच सकता है एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वो कह रहे हैं कि काला धन है, और वही कंपनी बीजेपी को अगर पैसा दे तो वो चंदा। ये पता है कोई नहीं पता है कि एक ही कंपनी जिसने पैसा दिया तो उसको तो दूसरी तरीके से फंसा रहे हैं, और एक अगर कागज में दे दे पैसा तो वो लीगल है, वो बेईमानी नहीं है। एक पे आरोप लग रहा कुछ करोड़ का, और उसी कंपनी ने 30 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये तो बात सब जानते हैं, पाकिस्तान की भी कंपनी थी, ये सब जानते हैं, कहीं छिपा नहीं है। अब तो ताज्जुब कर गया जो अपने आप को गरीब बोलते थे, उन्हें 1000 करोड़ रुपए दे दिया बीजेपी को। जब कभी मुलाकात होती थी उनसे तो हम लोग कहते थे कि भाई कुछ मदद करो पार्टी की, तो कहते थे घाटे में हैं हम। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन डिवीजन की, उनकी भी पोल खोल दी कि वो घाटे वाले नहीं, वो 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए बीजेपी को देने वाले हैं। सोचिए, इसलिए छिपाने के लिए सब कार्रवाई हो रही है, और छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सावधान रहना। और ये जाने वाला चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय है, होली का त्योहार, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग स्वागत करते हैं, बीजेपी का 2014 में स्वागत भी अच्छा किया था यहाँ की जनता ने, और हमें पूरा भरोसा है कि 24 में विदाई भी शानदार होगी। ऐसी विदाई होगी कि याद रखेंगे। और हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हटेंगे तो ये देश से हटेंगे। उत्तर प्रदेश से ही आए थे, उत्तर प्रदेश से ये भेजने का काम करेंगे। और जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले, इस बार हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, परिवार वालों को टिकट दे दी। रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ दिया कि बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उन बीजेपी वालों को कहेंगे इस होली के त्योहार पर, होली के त्योहार पर उनसे कहेंगे कि वो भी संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे, और किसी परिवार वाले से वो वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर वो परिवार वालों के खिलाफ है। और नहीं तो स्वीकार करना लड़ाई लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र में जो मजबूती से लड़ेगा उसी के साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस बार गठबंधन पीडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार आसपास आप लोग जिताओगे, क्योंकि जिताना आपको है, वोट बढ़ाना आपको है। और सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो हमारे किसान और हमारे युवा। और ये आज अगर युवा दिखाई दे रहे हैं, अगर 10 साल और बीजेपी रह गई तो ये सब बूढ़े हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, किसी लायक नहीं होंगे। न केवल नौकरी से आपके खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग आपकी शादी भी नहीं होने दे रहे।
और जो काम किए वो तो सब दिखाई देना है, काम पर नहीं कहना है। बताओ 10 साल में क्या मुकाबला कर पा रही बीजेपी आपका? जितना काम नेताजी और समाजवादियों ने किया उतना कभी नहीं कर पाई बीजेपी, चाहे वो सड़क, बिजली या जो भी सुविधाएं थी। जो सुविधाएं थी वो समाजवादियों की देन है। ऐसी सड़क भी नहीं बना पाए 10 साल में जो हम लोगों ने बना दी। जिस सड़क का नेताजी ने उद्घाटन किया ऐसी सड़क नहीं बना पाए। और एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस खराब कर दी, भाई जो 100 नंबर था 112 कर दिया, वो खराब कर दी नहीं कर दी। और पुलिस दूसरे काम में कर रहा, दूसरा काम कर रही है, वो काम छोड़ के दूसरे काम में लगे हुए वो लोग। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, ये जो अस्पताल खराब कर दिया इसका, सुनने में आ रहा है उन्होंने नई बिल्डिंग में फीता लगवाया था, लेकिन हमारे किसी साथी ने हमें पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया, तो हमने उसको ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया और जगह चला दिया सोशल मीडिया पे। उसके बाद मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी जाकर के उस बिल्डिंग का फीता काटने, क्योंकि वो बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई थी, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। और याद होगा नेताजी हर बार कहते थे कि हमारे गरीब का इलाज ऐसा हो, चाहे वो दिल्ली और बम्बई में हो, और समाजवादियों ने वैसा अस्पताल बनाया था। ये अगर बनकर के तैयार हो जाता तो किसी भी गरीब को दिल्ली और बम्बई नहीं जाना पड़ता, फ्री इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता। तो इसलिए सब कुछ रोका उन्होंने, सामने दिखाई दे रहा है रुका पड़ा। इसलिए सब किसान भाई और नौजवान लोगों मिलकर के इस बीजेपी को हटा देना। यही होली त्योहार की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। संकल्प लेकर के जाइए बीजेपी